1528 और 1529 के बीच में एक मस्जिद और एक मज़ार बनाया जाता है हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में। ये मज़ार किसका होता है और इसमें कौन दफन होगा, ये उस वक्त पता चलता है जब उसमें तदफीन होती है। जमाली नाम का एक उस जमाने में एक पोएट थे जो कि लोदी डायनेस्टी के टाइम पे शायरी किया करते थे और बाबर और हुमायूं के वो चहीतों में से एक थे। शेख जमाली उनका नाम था, एक रिनाउंड सूफी सेंट थे वो। उस जमाने में वो जो अपनी शायरी करते थे तो उससे ये लोदी डायनेस्टी के लोग बहुत मुतासिर होते थे, क्योंकि वो पर्शियन मिस्टिसिज्म के ऊपर शायरी किया करते थे। उनकी चंद जो मशहूर तहरीरों में से हैं वो है द सन एंड मून एंड द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द मिस्टिक्स। अगर आप लोग को मिले जरूर पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हीं के एक कहा जाता है कि शागिर्द थे जो कि तकरीबन उन्हीं जैसे थे जिनका नाम कमाली था। (1535) में उन दोनों की कब्रें बराबर बराबर में बनाई गई, जो कि टिल डेट मशहूर जगह है जमाली और कमाली के नाम से। लेकिन अब कई सौ साल गुजरने के बाद उस जगह को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल विलेज तस्वुर किया जाता है। काफी साल पहले मट्टी में दफन ये मकबरा सामने आया तो हुकूमत ने इसको अपने कब्जे में लिया और इसको बंद कर दिया। बंद उसमें किया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इसको सही तरीके से रखा जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और उसके बाद से वहां पे एक के बाद एक वाकयात होना शुरू हुए। जो लोग वहां पे जाया करते थे उस मस्जिद में या उस मकबरे पे दुआ करने या सैर और तफरी करने, कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं गुजरा जिसके साथ वहां पे कोई वाकया ना पेश आया हो। सबको उस मस्जिद में स्पेशली अंदर जाते ही ऐसा फील होता था जैसे कोई उनके साथ मौजूद है, किसी को उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। यहां तक कि कुछ लोगों तक को यह भी लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, हालांकि उनके अलावा उस मस्जिद में और उस मकबरे पे कोई भी नहीं होता था। बहुत सारी दफा लोग चीखते चिल्लाते हुए बाहर उस इंपॉर्टेंट जगह से वापस आते हुए नजर आए। यहां तक कि जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए वो हफ्तों में ही भाग गए उस जगह को छोड़ के। इस जगह के बारे में दानिश साहब हैं जो कि सिंगापुर में रहते हैं, उन्होंने मुझे ईमेल करके बताया। उनका ताल्लुक भी दिल्ली से है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि ये एक रिनाउंड हॉन्टेड जगह है इन दिल्ली। जब लोगों के वाकयात पढ़ना शुरू किए तो दंग रह गया कि एक के बाद एक ऐसे वाकयात हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि कभी भी किसी भी अनजान जगह पे आप जाएं तो वहां पे मोहतात रहें। जैसे कहते हैं कि एक लड़की अपने 2-3 दोस्तों के साथ उस जगह को घूमने गई, और ये कोई आज से 10 साल पुरानी बात है। वो जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, असर का टाइम था, तो उसको लगने लगा कि कोई उनके साथ है। वो एक फीलिंग आना शुरू हो गई कि जैसे हम इस मस्जिद में अकेले नहीं। खैर,
डर के मारे वो लड़की बैकआउट कर जाती है और बाहरी मकबरे के अहाते में एक छतरी नुमा जगह होती है जहां पे वो बैठने की जगह बनाई हुई होती है, वो जाके बैठ जाती है और उसके जो दोस्त होते हैं वो अंदर घूम रहे होते हैं। अब ये तनो तना अकेली बैठी हुई सिर्फ मकबरे और मस्जिद को देख ही रही होती है कि इसको अब फील होना शुरू होता है कि इसके बराबर में कोई है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी शय जिसको ये देख नहीं सकती, लेकिन उसकी प्रेजेंस बाकायदा फील कर सकती है। यहां तक कि कान में सांस तक लेने की आवाज आना शुरू हो गई। फिर ऐसा फील हुआ कि बराबर में ही कोई बैठा हुआ है, कोई मुस्तकिल उस लड़की को देख रहा है। ये डर के मारे वहां पे चीखा चिल्लाना करके अपने दोस्तों को बुला के वापस घर चली जाती है, लेकिन किस्सा खत्म नहीं होता। किस्सा अब शुरू होता है। वो लड़की कहती है कि मैं अपने अपार्टमेंट सही सलामत पहुंच जाती हूँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है लेकिन वापस से अपनी रूटीन में लग जाती हूँ। काम काज जो भी पढ़ाई काम करना होता है वो कर रही होती हूँ। रात के 2 बजे जब सोने के लिए लेटती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, वही फीलिंग जो उस मकबरे के सामने बैठ के बेंच पे आई थी कि कोई है। अपने दिमाग का वहम समझ के बात को दरगुजर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड ये बात तो तय थी कि शायद कुछ गलत हुआ है उस जगह मेरे साथ। अभी ये यही सोच ही रही थी कि अचानक से कमरे में किसी के बातें करने की आवाजें आना शुरू हुई, ऐसे जैसे कोई उस लड़की से मुखातिब है। उसके बाद फिर चीजें हिलना शुरू हुई। सोते में चादर कोई खींच ले, सोते में ये फील हो कि बिस्तर बहुत कोई हिल रहा है, पर्दे के पीछे सिलवट नजर आना किसी का, पर्दा हटाना तो वहां कोई नहीं होना। ये वाकयात इतने बढ़ गए कि उस लड़की ने घर से बाहर निकलना और यहां तक कि अपने दोस्तों से तक मिलना छोड़ दिया। थक हार कर उसको अल्टीमेटली दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट होना पड़ गया और उसके बाद वाकयात खत्म हो गए। ये वाकया उसने एक अपने जर्नलिस्ट दोस्त को बताया तो उसको भी एक मौका मिला, एक कहानी की तलाश में वो भी निकला। वो भी इस जमाली कमाली मस्जिद के पास गया। उसने सोचा कि मैं क्यों ना रात में जाऊं, क्योंकि उस मस्जिद का ये मशहूर है कि रात के टाइम पे उस मगरिब के बाद उस जगह पे किसी को ठहरने की इजाजत नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड लिखा हुआ है। इसने सोचा कि मेरे पास एक कहानी है, अगर कहानी मिल गई तो मजा ही आ जाएगा। वो जाता है अपनी बाइक पे मगरिब के बाद, जंगलों के बीच में से होता हुआ वो उस मस्जिद की तरफ पहुंचता है। तो कहता है कि मस्जिद से पहले ही पहुंचने से पहले मुझे ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि आज मैं कोई गलत स्टेप उठा रहा हूं, लेकिन अपने दिमाग की इंट्यूशन समझ के इग्नोर कर दी और मैं आगे बढ़ गया। बाइक एक जगह पे लगाई और चलते चलते उसी मुकाम तक पहुंचा जहां पे वो लड़की बैठी थी और जहां वो सिलसिला शुरू हुआ था। कहता है मैं उसी बेंच पे जाके बैठा। कहता है मुझे बैठे अभी 2-4 मिनट ही हुए थे कि मुझे भी एग्जैक्ट वही सिमिलर फीलिंग आना शुरू हुई जैसे मेरे साथ कोई है और कोई मेरी मौजूदगी का पसंद नहीं कर रहा। लेकिन दोबारा से चूंकि एक वाकया जो दोस्त ने मुझे बताया हुआ था, इसकी वजह से मैंने इसको मजीद अपना वहम समझ के इग्नोर कर दिया और वहीं बैठे बैठे YouTube पे मिथ बस्टर्स की वीडियोस देखना शुरू कर दी। किस तरीके से साइंस इस बात को झुटलाती है या प्रूफ करती है कि जिन्नात नहीं होते, ये इंसानों का काम होता है, इंसानों के दिमाग का काम होता है। कहता है यही मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था कि अब मुझे सामने मकबरे में कोई चीज मूव होती हुई नजर आई। कहता है बजाय इसके कि मैं डर के भागता, मैं उसकी तरफ बढ़ा। आगे गया तो मकबरे का दरवाजा था जो ऑब्वियसली बंद था,
मैंने अंदर टॉर्च मार के झांका तो मुझे मूवमेंट नजर आई, जैसे कोई है उधर। उस जगह की एक और खासियत मशहूर है, एक खास बात मशहूर है कि वहां पे ड्रग्स यूजर्स और कुछ शेडी हरकत करने वाले लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा एक सिक्योर्ड गार्डेड जगह है। कहता है कि मैं इत्तेफाक से वो देख ही रहा था कि मुझे उस चीज का सामना हुआ जिस चीज का मुझे डर था। कहता है मुझे उस अंधेरे गली के अंदर, उस दरवाजे के पार एक फिगर नजर आई जो कि हवा में थी, जिसकी आंखें लाल थी, लेकिन हैरत की बात है उसकी आंखों में आई बॉल्स नहीं थी। वो जगह पूरी खाली थी और उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। कहते मैंने थोड़ी सी और टॉर्च मारी तो वो चीज मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। थोड़े ही सेकंड के बाद जब उसने 2-4 और दफा इधर उधर टॉर्च मारी तो उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो जो आंखें नजर आई थी वो उसका वहम ही था, क्योंकि सामने एक गाय खड़ी हुई थी। कहता है मैं ये समझ के कि लोगों ने ऐसी एक मजाक बनाया हुआ है, कहता है मैं पलटा हूं और जैसे ही मैं पलटा हूं तो मेरे कान में किसी ने मुझे बोला है कि अब मत आना। कहता है ये सुनना था और मैंने चारों तरफ अपने टॉर्च मारी है, देखा है सामने घना जंगल था, पीछे मस्जिद थी, बराबर में मकबरा था, वहां कोई नहीं था और आवाज ऐसी जैसे कोई बहुत ही गुस्से में भारी आवाज में बोल रहा हो। कहते हैं वहां से लेके अपनी बाइक तक के सफर में, जो कि हार्डली 3-4 मिनट की वॉक होगी, उन 3-4 मिनट की वॉक में कहता है मुझे बार बार किसी के चीखने की आवाज आई। ऐसी आवाजें आई जैसे औरतें चूड़ियां तोड़ रही हों, गुस्से में चीख रही हों और ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हूं कि यहां आइंदा मत आना। अपनी बाइक स्टार्ट करके वो उस जगह से फरार हो जाता है। ये वो वाकयात हैं जो लोगों ने अपने इंटरनेट पे डाले। फिर जो ईमेल जिन्होंने हमें की थी दानिश साहब, वो भी अपना एक वाकया बताते हैं। ये कहते हैं कि मैं भी उस मस्जिद गया, मुझे भी अपनी जवानी में बड़ा शौक था इस तरह की जगहों को देखने का। तो कहते हैं मैं चला गया और स्पेशली मगरिब की, तकरीबन मगरिब के टाइम पे गया। तो जब पहुंचा तो वहां पे गार्ड बैठा हुआ था, गार्ड ने मुझे अंदर जाने से मना किया। तो इन्होंने अपने एज यूजुअल गार्ड से पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या है उधर जिसकी वजह से हमें मना करते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसी क्या यहाँ पे चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये मशहूर है जगह। कहता है ये सब झूठ है। 30 साल से मैं इधर नौकरी कर रहा हूं, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए गए, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पे मौजूद हूं। तो इस बात की ये तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये वाकयात क्यों हो रहे हैं और ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। कह रहे हैं एक वजह ये है कि यहाँ पे ड्रग अब्यूज करने वाले लोग बहुत आते हैं, फिर खाली जगह, अंधेरी की जगह को देखकर बहुत सारी और मुख्तलिफ एक्टिविटीज इधर होती हैं। अभी वो ये बात कर ही रहा था गार्ड कि अचानक से वो कहता है कि लेकिन जो भी इस जगह चीज है, मखलूक है, वो उन्हीं के साथ बुरा करती है जो बुरे होते हैं। इनको ये बात अजीब लगती है कि अभी चंद सेकंड पहले तो तुमने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। कहते ऐसा हरगिज नहीं है कि कुछ नहीं है, यहाँ है, लेकिन वो जो भी मखलूक है वो नेक लोगों के साथ बुरा नहीं करती, बल्कि उन लोगों के साथ बुरा करती है जो बुरे होते हैं। कहते क्या मतलब। कहते अभी थोड़े अरसे पहले रात के टाइम पे मैं इस जगह पे बैठा हुआ था कि अचानक से मुझे मस्जिद से बहुत जोर से खौफ, चीख चिल्लाने की आवाज आई
और चंद सेकंड के बाद उस जगह से, मस्जिद से लोग भागते हुए नजर आए। तो कहते हैं मैं परेशान हो गया, मैंने उन लोगों को पकड़ा कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आए जब ये जगह बंद है। कहते हैं हम अभी अंदर गए ही थे नशा करने कि हमें किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। कहते हैं इसी तरह एक और वाकया पेश आया जब कुछ नौजवान इस जगह को रात में फैलांग के अंदर मकबरे की तरफ चले गए। कहते हैं रात भर वो बेचारे बच्चे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला। यहां तक कि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे बच्चे थे, वो जब बाहर निकले तो उनके चेहरों पे, उनकी पीठ पे नाखूनों के निशान थे। और सब जब बाहर निकले तो चीखते, डर खौफ में मुब्तला, सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि वो हमें मार देगी। कौन मार देगी? कौन वहां इंसानों को जाने से रोकता है? और क्यों किसी को वहां पे इंसानों की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती? ये एक मिस्ट्री है और आई थिंक मिस्ट्री ही रहेगी। अनजान जगहों पे जाना, और स्पेशली उन जगहों पे जो कई सौ सालों से बंद हो, एक बात तो तय है कि वो मुसीबत को इनवाइट करने के बराबर है। हमारे कल्चर में बड़ा मशहूर है ये बात कि अगर 40 दिन तक एक जगह अंधेरे में बंद रहे तो वहां पे कोई और मखलूक आके अपना ठिकाना बना लेती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा कहते हुए कि घर की कोई ना कोई जगह हमेशा रोशन रखो, चाहे घर में हो या ना हो। कुछ बातें बुजुर्गों की सही भी होती हैं, बस वक्त के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और हज़रात जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और जैसा कि आप लोग शो के नाम से समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उन कहानियों की, उन वाकयात की जो जब सारे कजन्स, सारे फैमिली मेंबर्स, सारे दोस्त अहबाब जब किसी जगह पे इकट्ठा होते हैं और रात के 2 बज जाते हैं और फिर सारी बातें खत्म होने के बाद एक टॉपिक हमेशा निकलता है, वो होता है जिन्नात का, जिसमें कभी कोई खाला, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई कजन अपना होने वाला वाकया आपके साथ शेयर करता है। कभी कोई ये बताता है कि हमारे साथ दफ्तर में ये हुआ, उस रोड पे चलते हुए ये हुआ, या शहर से बाहर जब हम घूमने गए तो उस जगह पे ऐसा हुआ।
ये बात ढकी छुपी नहीं है कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। जो लोग नहीं मानते उनकी अपनी एक लॉजिक है, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वेस्ट में आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, यानी कि अंग्रेजों से, उनकी किताबों में भी इसके बारे में मौजूद है इंफॉर्मेशन, और आपको अपनी किताबों में भी इस बारे में मिलेगी इंफॉर्मेशन। यहां पे सरकटा मशहूर है, चुड़ैल मशहूर है, पिचल पैरी के नाम से मशहूर है, वहां पे किसी और नाम से मशहूर है। जेरे बहस हमेशा एक रोड कराची की होती है हमारे शो में, कारसाज रोड, जिसके बारे में अभी रिसेंटली मुझे, जब मैं एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था एक साथी यूट्यूब इरफान के साथ, तो उसने बताया कि उनके दोस्त के साथ वाकयात हुए और उन्होंने उस जगह पे एक औरत देखी है। हो सकता है मैं शायद गलत सोचता हूं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है, जिनके साथ ऐसा हुआ है। कारसाज रोड से आप थोड़ा सा शायर फैसल की तरफ मुड़े टूवर्ड्स एयरपोर्ट, तो एक पेट्रोल पंप आता है, उसके पीछे एक मजार है, बड़ा ढका छुपा सा, बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम है। वो जगह मेरी दादी मुझे बताया करती थी कि उनके साथ वहां पे बड़े बड़े वाकयात हुए, क्योंकि वो एक जमाने में उस मजार जाया करती थी, और वो मजार मशहूर इस बात पे था कि वहां का जो चश्मा है, पानी है, उससे स्किन की बीमारी दूर होती है। तो वो ये समझ के, जो भी उनका अकीदा था, वो जाती थी, तो उनके साथ वहां पे वाकयात पेश आए। कभी उनको कोई बुजुर्ग नजर आया, कभी उनको किसी का साया नजर आया, कभी कुछ XYZ। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं। कब्रिस्तान के इलाकों में ऐसे वाकयात पेश आए, जैसे पीछे जिसका कब्रिस्तान है, क्योंकि मैं इधर रहा हूं तो मुझे अंदाजा है, और वहां के जो नेबर्स थे वो हमें बताते थे कि कब्रिस्तान के अंदर से रात गए आवाजें आती हैं। अब हो सकता है कि वो आवाजें उन लोगों की हों जो शायद काला जादू, सिफली अमल ये कराने वाले हों, या फिर हो सकता है कि वो आवाजें हों जो हर इंसान नहीं सुन सकता। एक जमाने में पीछे जिसका कब्रिस्तान बड़ा मशहूर हो गया था कि एक औरत मां से नजर आती है निकलती हुई, और कभी कभी वो औरत कब्रिस्तान की दीवार पे बैठी हुई भी नजर आती है। फिर इसी तरीके से सीव्यू पे एक जमाने में मशहूर हुआ कि एक औरत जो कि समंदर से किनारे की तरफ आती हुई दिखाई देती है, और एक मखसूस टाइम पे मखसूस दिन नजर आती है। ये बात काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग देखने भी गए होंगे। जिन लोगों ने जाके विटनेस किया और उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि एक औरत समंदर से किनारे की तरफ आती है, और वो ऐसे आती है चल के जैसे उसके पैर नहीं है, और वो हवा में लहराती हुई आ रही है। फिर इसी तरीके से कारसाज रोड तो है ही, गुलिस्तान जौहर, स्पेशली यूनिवर्सिटी रोड। अभी आपने 4-5 साल पहले यूट्यूब पे भी एक वीडियो फेसबुक पे वायरल हुई थी कि एक शख्स है जो एक व्हील चेयर को घसीट रहा है, और उस व्हील चेयर पे एक बूढ़ी औरत है जो कि सफेद लिबास में बैठी है। कहा यह जाता था कि लोगों ने उस बंदे को व्हील चेयर को घसीटते हुए देखा है, और जब थोड़ा सा आगे गए और उन्होंने पीछे आगे जाके बाइक रोकी या गाड़ी रोकी मदद करने के लिए, तो हैरान हुए ये देख के कि वहां कोई भी नहीं था। तो इस तरह की मखलूकात और इस तरह की कहानियां हम सबके साथ पेश आई हैं। बस कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो हमारा वहम था। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि शायद ये चीजें असल में हुई थी। अगर आप लोग मुझे अपने वाकयात ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं
official.minhajaliaskari@gmail.com पे। तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है YouTube चैनल, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। और क्यों करें? आप हमारा शो पूरा उधर अच्छी क्वालिटी में भी सुन सकेंगे। YouTube पे आपको और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट जो रेडियो पे नहीं चल सकता। 3 हमारी लाइव स्ट्रीम वहां पे भी होती है, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और तमाम दुनिया के और ममालिक से जो लोगों के साथ वाकयात पेश आते हैं, जो लोग हमें भेजते हैं अपने आवाज रिकॉर्ड करके, वो भी उसमें आप सुन सकते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है www.youtube.com/minhajaliaskari। अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। चलिए जनाब, ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट ईमेल शामिल करते हैं। याद रखिएगा कि ये असल वाकयात हैं जो लोगों ने हमें भेजे हैं। हो सकता है कि आपको झूठे लगें, हो सकता है आपको फेकू लगें। वो इसलिए भी क्योंकि जिस मखलूक की और जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से तौर तरीके हैं। जिस तरह हम चलते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हो सकता है उस दुनिया में ऐसा हरगिज ना हो, तो शायद वहां पे कुछ और ही हो। तो जो भी वाकयात होंगे वो आई एम श्योर इंटरेस्टिंग तो होंगे, लेकिन इस पे एक हमेशा डिबेट शुरू हो जाती है कि ये तो झूठा था, ये सच्चा था, ये बड़ा खौफनाक था, ये ऐवहीं था। तो इससे गुरेज कीजिएगा। लोगों के साथ असल वाकयात हैं, उसकी बस रिस्पेक्ट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आज मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूं जो 2004 और 2005 के बीच में मेरे करीबी रिश्तेदार के साथ पेश आया। वो इन चीजों को नहीं मानते थे, उनकी कोई औलाद भी नहीं थी और उनकी वाइफ का इंतकाल हो चुका था। उनकी रिहाइश मलीर भवन शाह में थी। खैर वाकया कुछ यूं है कि सर्दियों की रातें थीं, उन्हें चाय पीने का मूड हुआ। वो किचन में गए, चाय बनाई तो देखा चीनी खत्म हो गई है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। वो घर से निकले चीनी लेने। उनके घर से एक गली छोड़कर जनरल स्टोर था जहां से उन्होंने चीनी ली और वापस घर आ रहे थे कि उनकी नजर 2 बच्चों पर पड़ी जो आपस में लड़ रहे थे। काफी ठंड थी, रात भी हो चुकी थी और अंधेरा भी था और सर्दियों की रातें थी तो ऑब्वियसली थोड़ा सन्नाटा भी था। उनको लगा कि ये बच्चे कौन हैं और ये इस टाइम पे बाहर क्या कर रहे हैं। वो बच्चों के पास गए, उन्हें डांटा और उन बच्चों से पूछा कि इस टाइम तुम दोनों इस हालत में इतनी ठंड में यहाँ कर क्या रहे हो, तुम दोनों कहाँ रहते हो। बच्चों ने उन्हें जवाब दिया कि हम थोड़ा आगे ही हमारा घर है। तो इन साहब ने उन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उनसे मुखातिब होकर कहा कि चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि एक बच्चे ने इनसे पूछा कि आपके हाथ में क्या है। तो इन साहब ने उसे पूरा किस्सा बताया कि बेटा चाय पीने का मूड था, चीनी खत्म हो गई थी तो चीनी लेके घर जा रहा था, तुम दोनों से मुलाकात हो गई। फिर दूसरे बच्चे ने इन साहब से चीनी मांगी तो इन साहब ने उस बच्चे को थोड़ी सी चीनी दे दी। थोड़ा ही आगे जाते हैं कि दोनों बच्चे इन साहब को एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बस अंकल हमारा घर यही है। और ये कहकर दोनों बच्चे अपना हाथ छुड़ाकर हवा में उड़ने लगते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। ये साहब ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। इन्हें अपनी आंखों को देखा समझ नहीं आता, भरोसा नहीं आता और घबराहट की हालत में उस जगह से भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं।
जब भागते भागते थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो उनको अजीब सा फील होता है कि जिन गलियों को वो बचपन से देख रहे हैं वो गलियां ही नहीं है। जिस रास्ते से उनका घर उनको मिल जाना चाहिए था, उस रास्ते पे वो घर ही नहीं है। अब वो अपने घर को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और ये वाकया भी उनके साथ पेश आया, याद रखिए। तो उनको सामने मेन रोड नजर आती है। वो उस मेन रोड की तरफ भागते हैं कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूं, मेन रोड से मुझे अपना घर का रास्ता पता चल जाएगा। जब मेन रोड पहुंचते हैं और देखते हैं चारों तरफ, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, यहां तक कि कोई आबादी नहीं। बहुत देर के बाद वहां से एक दूर से गाड़ी आती हुई नजर आती है। वो लिफ्ट का इशारा करते हैं, गाड़ी रुकती है। ड्राइवर उनसे पूछता है कि भाई आपको कहां जाना है? वो कहते हैं मेरा घर मलीर की तरफ है, मुझे बस वहां तक लेके चलिए। ड्राइवर उनको बिठा तो लेता है, लेकिन अजीब तजस्सुस भरी निगाहों से उनको देखता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उनसे सवाल करता है कि आप इतने अंधेरे में ऐसी सन्नाटे वाली जगह पे क्या कर रहे थे? कहते हैं भाई मैं इधर ही रहता हूं, ये मेरा इलाका है, बस मैं रास्ता थोड़ा सा भटक गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर जो कि सामने ही था अभी मुझे मिल नहीं रहा। कहते हैं आपका घर किधर है? कहते हैं मेरा घर मलीर भवन शाह की तरफ है। तो कहते हैं आपको पता है आप अभी किधर हैं? कहते हैं नहीं। कहते हैं आप अभी हैदराबाद में। उसको ये बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि शायद ये ड्राइवर मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहता है हैदराबाद में कैसे हो सकता हूं, मैं तो अभी अपनी गली से निकला हूं चीनी लेने और वापस घर जा रहा था तो ये बच्चे नजर आए, उसने पूरी अपनी रुदात सुनाई। तो कहता है बस वो 4 गलियां 5 गलियां ही तो मैं आगे गया हूं, हैदराबाद कहां से आ गया? तो आगे ही पुलिस चौकी आती है। वो पुलिस चौकी पे ड्राइवर रोकता है और उन साहब को बोलता है कि आप इन पुलिस वालों से पूछें आप किधर हैं। तो वो भी इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि सर ये हैदराबाद है। अब इन साहब के हवाइयां उड़ जाती हैं, इनको समझ ही नहीं आता कि इनके साथ हुआ क्या। और उसी हालत में वो ड्राइवर जो कि एक्चुअली हैदराबाद जा रहा था, उनको ऑल द वे कराची मलीर तक छोड़ने आया। और वो भी इस बात को देख के परेशान हो गया कि जो शख्स मलीर में रहता हो वो हैदराबाद तक कैसे पहुंचा। एक अजीब और गरीब बात टिल डेट उन साहब के साथ होती है। वो लिखते हैं ईमेल में कि वो साहब जितना भी चाय, जितना भी घर में मीठा बना लें, उनके घर में आज तक चीनी खत्म नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है। अब ये सुनने में तो ये कहानी बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी फनी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए होगी अरे ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में जिसके ऊपर काम हो रहा है बहुत सालों से, उस पर बड़ी फिल्में भी बनी, टाइम ट्रेवलिंग। यूट्यूब पे आप सर्च करें टाइम ट्रेवलर्स के नाम से तो आपको बहुत सारी ऐसे वाकयात, कंट्रोवर्सीज मिलेंगी जिसमें बताया गया है कि चंद इस दुनिया में ऐसे लोग भी आए हैं जो कहते हैं कि हम असल में, फॉर एग्जाम्पल 2020 में वो अगर शख्स नजर आया तो वो कहता है कि मैं 1588 में कब शख्स हूं या 1958 का शख्स हूं, मुझे नहीं पता मैं 2020 में क्या कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल का, साइंस जिसके ऊपर बड़ी वैसी जान लगा रही है कि किसी तरीके से इसके ऊपर कोई गो थ्रू मिल जाए, कोई कामयाबी हासिल हो। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको फील होता है कि शायद ये मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इस मखलूक के लिए है जिसको हम जिन्नात कहते हैं। याद रखें इस्लामी किताबों में भी इन जिन्नात का जिक्र है, कुरान में तो साफ जाहिर है। यहां तक कि इनकी 3 इकसाम बताई गई। एक वो
जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सकते हैं, एक वो जो किसी भी जानवर के फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, और एक वो जो इंसानों का जानी नुकसान कर सकते हैं। तीन ऐसी इकसाम हैं जिसके बारे में सिर्फ कुरान ही नहीं और भी मज़ाहिब दुनिया के इसके बारे में ये वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। तो क्या वजह है कि ये हमारे सामने या हम इनको नहीं देख सकते? कहा जाता है कि खुदा ने हमारी आंखों के, इंसान की आंखों के सामने ऐसा पर्दा रखा हुआ है कि जिससे आप इस मखलूक को नहीं देख सकते या इनकी दुनिया को नहीं देख सकते। कहा यह भी जाता है कि जिस दिन वो पर्दा हट गया तो या तो इंसान पागल हो जाएगा या डर के मारे ही मर जाएगा। शायद उनका हुलिया देख के, उनकी दुनिया देख के, उनकी शक्ल देख के या उनकी पावर्स देख के। किसी घर में अचानक से ऐसा फील होना कि आप अकेले नहीं, ऐसा बहुत कॉमन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही जिन्नात हो, लेकिन ऐसा बहुत होता है कि इंसानों का दिमाग भी आपके साथ खेल पेश करता है। लेकिन इन सारी चीजों में ये बात भी दुरुस्त है कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है और हमारे इर्द गिर्द ही है। बस फर्क ये है कि मैं नहीं देख सकता, आप नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, वो अलबत्ता हमें देख सकते हैं। खैर जनाब, इसी तरह के वाकयात और भी हैं। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने वाकयात हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 021-3432-6676 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल करके अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। चलें जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप लोग अगर चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6676 पे। देखते हैं फर्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जहांगीर कराची से। जी जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। जी जहांगीर साहब, कोई वाकया है आपके पास? ये वाकया तो नहीं है, टाइम ट्रेवल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जी बताइए। आपने भी सुने होंगे बहुत सारे वाकयात सहाबा के, हुसूसन के, अल्लाह वालों के आते हैं कि वो एक रात में इतनी सी नमाजें पढ़ते थे, बड़े बड़े काम किए उन्होंने, उम्र उनकी 40-50 साल और काम उन्होंने इतने किया कि अगर उसका कैलकुलेट करे तो वो नहीं हो सकते इस वक्त। सही। तो हमने एक बुजुर्ग से पूछा कि ये क्या मसला है। उन्होंने कहा कि टाइम जो है दो रुख हैं। एक रुख तो ये 24 घंटे वाला टाइम है, इसके लंबाई एक चौड़ाई है। सही है। जो चौड़ाई है, कुछ लोग इस पे अबूर हासिल करके चौड़ाई के रुख में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। सही। तो वो जो है कम, हमें तो लग रहा है कि 24 घंटे गुजारे, मगर उनके 24 घंटे नहीं गुजरे होते, इस टाइम पे इस तरफ वो मूव कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे। तो हमारे बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उन्होंने अपना वाकया सुनाया। वो हमारे मस्जिद के इमाम भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दफा एक मस्जिद में बैठा हुआ था तो एक बुजुर्ग से मैंने ये बात की कि भाई हम आप कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ना मेरा हाथ पकड़ो। सुन रहे हैं आप? जी जी।
हमारे बुजुर्ग को, उन बुजुर्ग ने कहा, वो मस्जिद में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरा हाथ पकड़ो और सही। आंखें बंद कर लो। सही। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद की तो उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया, तो कहेंगे अभी थोड़ी देर में मैं देख रहा हूँ कि हमने ना परवाज शुरू कर दिया आसमानों की तरफ। अच्छा। हम हैं जमीन पे, हाँ हम जाना शुरू कर दिया, हमने पहला आसमान गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा। उन्होंने जो नजारे बताए वहाँ के, इतनी खूबसूरतियां पढ़ते कराते, कहेंगे हम एक जगह पे पहुंच गए, वहाँ एक बहुत बड़ी मजलिस लगी हुई थी। सही। और उसमें हमारे पुराने उस्ताद बुजुर्ग भी बैठे हुए थे और बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक मजलिस होने लगी और हम उसमें बैठ गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो ना मुझे वापस ले आए, कहने लगा आप आंखें खोल दो। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने कहा आप क्यों वापस ले आए, मुझे इतना लंबा आपने सफर कराया, उसके बाद आप मुझे वापस। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें और मजीद रोकता तो तुम्हारा इंतकाल हो जाता, इसलिए कि तुम्हारे अंदर इतनी इस्तेदाद नहीं है, तो तुम्हारी रूह परवास कर जाती, इसलिए मैं तुम्हें फिर वापस लेके आ गया। तो इस तरह जिन्नात के भी बहुत से दोस्तों ने वाकया बताया, उनको जिन्नात ले गए, उनको पूरा अफ्रीका घुमाया, कहाँ उनको घुमाने के बाद उनको ले आते हैं रात को, मतलब सोते हुए नहीं होता है उनके साथ। जो वो बुजुर्ग थे उनके साथ, जो वो बुजुर्ग थे उनके साथ ऐसा होता था? नहीं, वो ये उन्होंने बताया कि मुझे एक ऐसा सफर कराया है एक बुजुर्ग ने, वो जी। अच्छा, मतलब सही कहा। तो ये देखिए ना, अब जैसे आपके इस्लाम में इस मखलूक का एक मखलूक जो इसके अंदर इकसाम है ना, 3-4 इकसाम है। तो एक किस्म वो है जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करती है, और वो ज्यादातर जो है ना, वो काला जादू करने वाले लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी को अजियत देनी हो, तो वो उस मखलूक का। और एक मेरे पास एक पूरी अल्लाह माफ करे, कोई इतनी जबरदस्त बात नहीं है बोलने की, लेकिन एक किताब है पूरी मेरे पास, किसी ने मुझे भेजी थी, और वो जो इसके ऊपर है पूरी काला जादू और ये सारे इस तरह के ना उसमें, तो उसने बताया कि किस तरीके से अमल किया जाता है, पढ़ा जाता है, और शैतान से क्या कहते हैं उसकी बैत ली जाती है या मदद, जो मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, कि उसको सब मान लिया जाता है नाउजुबिल्ला, और फिर उसकी पावर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि अगर आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, काला जादू का सबसे बड़ा जो गढ़ है ना, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अफ्रीका में है, जो पूरी एक मार्केट है। दुनिया में हो रहा है सर, पूरी दुनिया में हो रहा है, बहुत आम हो गया है। नहीं वो हो रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो इसकी मार्केट है ना, जो बाकायदा जहाँ से चीजें मिलती हैं और बिजनेस होता है प्रॉपर, वो अफ्रीका में और एक दो जगह है उधर भी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अपना वाक़या बताना चाहती हूँ आपको। आपका नाम है, कोई नाम बताना चाहेंगी आप? मेरा नाम फातिमा है। जी फातिमा साहबा, बताइएगा। मैं अपने बचपन को बताना चाहती हूँ। मेरे साथ अभी तक हो रहा है ये। अच्छा, अभी तक होता है आपके साथ? क्या बताइए। मैं मतलब होंगी जब 6-7 साल की या 10 साल की होंगी, इतनी उम्र थी मेरी। तो सो रही थी मैं, मेरे को तेज बुखार चढ़ा हुआ था। सही। तो मैं, हमारे कमरे का मेन गेट है ना, मेन गेट के पास में और कमरे के गेट के सामने, वहाँ मेरी बेटी हुई थी। वो बुखार में बहुत तेज था मुझे होश नहीं था बुखार में। सही। तो जैसे मतलब ऐसा लगा कि मैं सो रही हूँ, मतलब मुझे होश है अपना कि हाँ मैं सो रही हूँ, और मुझे यही पता जाग भी रही है सो भी रही है, ये मुझे इतना होश है। सही। तो
अचानक ही ना जैसे मेरे को किसी ने ना टमाटर मारा। अच्छा। और वो मुझे इतनी तेज लगा है ना कि मैं उठकर बैठ गई। सही। और जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी। इसने में हमारी अम्मी और अब्बू बाहर आ गए। जैसे क्या हुआ? बोला आपने मुझे मारा है। मुझे नहीं तो, हमने तो नहीं मारा। नहीं, मैंने मुझे मारा है, मेरे को इतनी जोर से टमाटर मारा है। तो मतलब मेरे जो है ना गाल पे उंगलियों के निशान तक बाकायदा नजर आ रहे थे। सही। तो हमारे अब्बू ने बोला ये कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मतलब वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। उसके बाद जवान है, मतलब शादी कर दी उन लोगों ने मेरी। जब मैं ससुराल में पहुंची, वहां भी मैंने रात में तकरीबन इतने साल हो गए, साल ही हुआ होगा मतलब शादी को मेरी ना। सही। तो जब मैं शादी में भी मेरे यही टमाटर लगा मेरे। आपको तो थप्पड़ पड़ता था। चमाट जरा स्लैंग है, अब थप्पड़ बोलते ज्यादा बेहतर है। हाँ, थप्पड़ ही समझ लीजिए, वही थप्पड़ ही लगा मेरे को ना। सही। तो अच्छा, जिस कमरे में मैं सोती थी तो उस कमरे में मुझे बाकायदा सांस लेने की आवाजें आती थी। अच्छा, ये ससुराल में जब मुझे थप्पड़ लगा ना, वो मैंने किसी को भी नहीं बताया। सही। मतलब ये जो मेरे साथ होता था, इस तरह से मेरे को थप्पड़ लगा, जिस तरह से मुझे आवाजें आती थी, फिर मेरे को महसूस होने लगा जैसे मेरा कोई गला पकड़ता है रात में। सही। मैं इतनी डर जाती थी कि बचपन से डरती हूँ मैं। तो वैसे तो डर तो मेरा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, लेकिन ना इतना मुझे खौफ आता था। लेकिन फिर भी मैं अकेली रहती थी। मेरे शोहर से सिर्फ और मेरे सास ससुर थे, कोई नहीं था। और सही। तो ससुर हमारे चले जाते थे काम पे, हमारे शोहर भी चले जाते थे। इससे फिर हमारी सास घर में रहती थी, वो भी बाहर बैठी रहती थी, मैं घर में अकेली होती थी। तो मतलब मुझे दिन में तो खैर ऐसा महसूस होता था जैसे ना, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, जैसे घोड़े पे कोई सवार गया है, जैसे घोड़े के ऊपर कोई सवार है, वो वहां से गुजरे। अच्छा। अगर हालांकि मैं ना जैसे पीठ मेरी है, पीठ के सामने पीछे मेरे से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गया है एकदम। सही। मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कोई नहीं। ये मेरे साथ तकरीबन मेरा बेटा हो गया, उसके बाद भी मुझे महसूस हुआ है कि जैसे कोई आपके साथ है और आपको किसी की प्रेजेंस फील होती है। जी जी जी। और इस तरह से अभी तक है ना, जैसे मेरे जो है ना हालात, अब तो मेरे पहले तो मुझे चीजें बाकायदा महसूस होती थी। जैसे मुझे पता चलता था जैसे मेरे साथ कोई है या कुछ है। तो उसके बाद से मेरा बेटा था, तकरीबन होगा मेरा बेटा 5 साल का या 6 साल का, नहीं हाँ 5 साल का था मेरा बेटा। सही। तो ऐसे हम छत पे सो रहे थे ना, लाइट गई हुई थी, हम लोग छत पे सो रहे थे खुले आसमान के नीचे ना। तो जब मेरा छोटा बेटा, बड़ा 2 बेटे हैं मतलब मेरे ना। सही। तो मेरे बेटे ने महसूस किया कि उसको है ना किसी ने गोद में उठाया है सोते में। जी जी। उसको सोते में गोद में उठाया है, और हालांकि उसकी आंख खुल गई है कि हाँ मुझे गोद में उठाया है। सर मुझे ये इस बात का इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं पता। सही। तो मेरे बेटे को गोद में उठाया है, उठा के उसको दूसरी साइड पे लिटा दिया। अब जैसे सुबह हुई तो सुबह उन्होंने मेरे को बताया कि अम्मी मेरे को छोटे भाई ने उठाया है। मेरा क्या हो गया? मेरा वो तो इतना छोटा है, तो मैं गोद में कैसे उठा सकता है वो? तो उसने मतलब मुझे बताया, मतलब मुझे यकीन तो था, मुझे ये पता चल गया था ये थे ना कोई शेर है, लेकिन वो अच्छी है जो हमें परेशान नहीं कर रही। लेकिन है ना जब मुझे ये 2 थप्पड़ लगे ना, बस उससे मुझे तो होता ही गया, तो ये चीज अच्छी थी या थी या है मुझे नहीं पता बहरहाल। नहीं जैसे ना मुझे महसूस होता था जैसे मेरे पैर के अंगूठे है ना, तो जैसे मैं लेटी भी हूँ, मेरे पैर के अंगूठे से ऐसा महसूस होता है मेरे जिस्म में कोई दाखिल हो रहा है, पैर के अंगूठे के थ्रू। जी जी जी। और ये अभी तक होता है आपके साथ?
जी मेरे साथ अभी तक होता है और मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है कि मेरा बेटा है छोटा, वो मुझे कहाँ नहीं दिखाया, मुझे हर जगह दिखा दिया। तकरीबन अभी तक मेरा इलाज चल रहा है, रूहानी इलाज चल रहा है मेरा। तो क्या किसी ने बताया कि ऐसा क्यों होता है? उन्होंने ये बताया है कि आपके ना साथ बचपन से है, जो चीज है ना वो मेरे साथ बचपन से है और वो मुझे छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा कभी हुआ कि वो जो भी मखलूक है उसने अपने आप को जाहिर किया हो आपके सामने? नहीं, मुझे जाहिर नहीं किया, मुझे कभी जाहिर नहीं हुआ। बस हाँ ये महसूस होता है मुझे, जैसे मुझे खौफ आता है, एकदम मेरी हालत खराब हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है। गुस्सा मुझे बहुत आता है, बच्चों को मारना पीटना, जैसे दूसरों के ऊपर भी गुस्सा करना, रिश्तेदारों में अपनी भतीजी हो या कोई भी उन पे गुस्सा करना, बच्चों पे गुस्सा करना। सब मुझे यही बोलते हैं कि कोई ना कोई चीज है, सबको मालूम हो गया, लेकिन मुझे भी अब फील होने लगा है मुझे, क्योंकि ना मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मुझे खुद होश नहीं होता कि मुझे क्या हो रहा है। और अभी मुझे बताइए कि अभी जिनसे मैं इलाज करा रही हूँ ना, तो वो भी मुझे यही बोलते हैं आपके ऊपर जो है ना बचपन से। अच्छा। और एक नहीं है, कोई गंदा बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, कभी कहते हैं औरत है, कभी कहते हैं आदमी है। अभी खुद ब खुद मुझे महसूस होने लगा है कि हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ मसला है। तो अभी बाकायदा मुझे पता चलता है कि अंगूठे से मेरे जिस्म में कोई दाखिल हो रहा है, मेरा जिस्म पूरा भारी हो जाता है। अभी 1 महीने पहले की बात है, मैं शादी में गई थी अपनी बहन के घर। सही। तो उनकी 89 की शादी थी, मैं हैदराबाद में गई। अच्छा, जिनसे मेरा इलाज चल रहा है ना रूहानी, मैंने उनको बोला भी था कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ, हैदराबाद में मुझे महसूस होता है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है हैदराबाद में जाके। तो उन्होंने बोला अच्छा आप जाओ और है ना कुछ भी नहीं होगा, आप जाओ। तो मैं शादी मैंने पूरी अटेंड की है, कुछ मुझे नहीं हुआ, तबीयत मेरी बिल्कुल सही रही। मैं वापस कराची आई हूँ और वापस आके मेरे दूसरे दिन ही घर में मेरे को महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में कोई दाखिल हुआ और मेरा पूरा जिस्म भारी हो गया, ऐसा महसूस हुआ मुझे खुद। और मैं जाग रही हूँ, मेरा बेटा बराबर में सो रहा है, मेरा जिस्म पूरा भारी हो गया, मेरा गला पकड़ लिया, ऐसा लगा जैसे मेरी जबान भी पकड़ ली, जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ, आवाजें लगा रही हूँ अपने बेटे को, हाथ भी पकड़ी हुई अपने बेटे का, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। उसको आवाजें भी लगा रही हूँ, बेटा बेटा आवाज नहीं लगा रही, कोई नहीं सुनाई दे रहा। तो इसका एकदम अच्छा पढ़ना चाह रही हूँ, जैसे ना आतन कुर्सी पढ़ना चाह रही हूँ, दूसरी शरीफ पढ़ना चाह रही हूँ, मगर मैं पढ़ नहीं पा रही, मेरी जबान पकड़ ली। और आपके कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर वालों को, जो आपके मियाँ हैं या जो आपके साथ रहते हैं, उनको ऐसा फील हुआ हो? बच्चों के अलावा क्या फील होगा, उनको तो है ही नहीं अब। अच्छा, वो तो है ना, किसी ने मेरे को बहुत आई एम सॉरी फातिमा साहिबा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन आपके लिए दुआ है। जो कोई भी ऐसा शख्स हमारा प्रोग्राम सुन रहा है जो इनकी मदद कर सकता है बैठे बैठे भी, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, एटलीस्ट मेरा मानना ही है। अब इसको आप ओल्ड स्कूल कहें, दकियानुसी बातें कहें, जो भी कह लें, जितना जज करना है कर लें, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंसानों की मदद के लिए ही सिर्फ पैदा हुए हैं। हम लोग बदकिस्मती से, जो ये नई जनरेशन है, इंटरनेट वाली जनरेशन, ये जो है सिर्फ जो जाहिर है उसको मानती है, और राइटली सो। उनका एक अपना ओपिनियन है जो कि बहुत उनके लिए परफेक्ट है, सही है। आई एम नॉट हेयर टू जज देम और टू से एनीथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन जाहिर के अलावा भी कुछ मौजूद है इस दुनिया में, एक ऑब्वियस के अलावा भी चीजें मौजूद हैं इस दुनिया में। खैर, नेक्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 02134326676 पे।
खैर, बढ़ते अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। प्लीज मेरी आइडेंटिटी हाइड रखिएगा। ये मेरे घर का वाकया नहीं, लेकिन मेरे कजन के घर का वाकया। उन लोगों का घर हमेशा से ही हॉन्टेड है। उनके घर में एक कमरा है जो कि 2nd फ्लोर पे है, जो कि काफी सालों से बंद है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस कमरे को खोला जाए और उसकी मरम्मत करा के उसको एक रहने के काबिल कमरा बनाया जाए। नॉर्मली जब भी ऊपर जाते थे तो लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, तो उन लोगों ने उस कमरे की मरम्मत स्टार्ट की। 4 सीलिंग खराब थी, ऑब्वियसली काम था उसमें, तो जब उस 4 सीलिंग को टच किया तो वो गिर गई। ऑब्वियसली जब पुरानी चीज हो जाती है, मरम्मत के लिए आप उसको टच भी करें तो वो गिर ही जाती है। खुद रिपेयर कर रहे थे वो रूम, तो उसके गिरने के बाद से उनके साथ अजीब चीजें होने लग गईं, जैसे चीजें गायब हो जाना, मतलब आउट ऑफ द ब्लू उनको नुकसान होने लग गए। उन्हें किसी ने, तो जब ऐसे वाकयात बढ़ते गए तो उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया और उनको सारा माजरा बताया कि ये सब हो रहा है। उन साहब ने उनसे पूछा कि ये वाकयात कब से हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब से हमने उस 2nd फ्लोर वाले कमरे में काम मरम्मत का शुरू किया। थोड़े दिन के बाद पढ़ाई करने के बाद उन साहब ने उनको बताया कि जिस कमरे में आपने मरम्मत का काम शुरू किया, असल में उस कमरे के अंदर एक जिन्नात की फैमिली रहा करती है, और बदकिस्मती से जब आप लोग मरम्मत कर रहे थे तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से उस जिन की फैमिली को नुकसान पहुंचा है, और वो नुकसान कोई माली नुकसान नहीं बल्कि जानी नुकसान है। तो अब वो जो भी मखलूक है, वो जो भी फैमिली है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रहेगी। फिर कहते हैं कि उस मखलूक ने हमारे कजन की फैमिली की सबसे छोटी बच्ची के ऊपर अटैक करना शुरू किए। कभी उसको बैठे बैठे नील पड़ जाते, कभी बैठे बैठे उसके जिस्म पे निशानात नाखून के पड़ जाते, लेकिन फिर भी उस बच्ची को वो और नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब उसको जानी नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो उन जिन्नात ने रुख किया उस फैमिली के बड़े लोगों पे, यानी कि उम्र रसीदा लोगों पे, और जिनकी खाला थी। एक दिन सुबह जब ये लोग उठे तो उनकी लाश पड़ी हुई मिली। ना उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड था, ना उनको कोई ऐसी बीमारी थी, यहां तक कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं। बस जब उस वाक़े के बाद आमिल साहब घर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि अब वो जिन्नात इस घर से चले गए। और जब उन जिन्नात से, उस फैमिली से, उस आमिल साहब की मुलाकात हुई जो भी, तो उन्होंने बताया कि हमने अपना बदला पूरा ले लिया है, अब हम ये घर छोड़ के चले गए हैं, अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बात अगेन बहुत सारे लोगों के लिए अजीब सी होगी, लेकिन वही बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरी फैमिली में भी सिमिलर इसी तरह का एक वाकया पेश आ चुका है। सिमिलर क्या, बल्कि एक्चुअली इसी जैसा। फौरन से बता देता हूं वरना लोग कहेंगे कि हर वक्त ही बताते रहते हैं। फिरोजाबाद थाने जो आपने देखा होगा हिल पार्क की बैक साइड पे, वहां मेरे नाना की पोस्टिंग हुई, वो पुलिस में थे। उस जगह पे, उस थाने के बराबर में ही एक उनको जगह दी गई थी रहने के लिए, बड़ा सा घर था। एक कमरा था जिसको मना किया गया था कि इस कमरे को टच मत कीजिए, यहाँ पे अपना बस जैसा है उसको बंद ही रहने दे। उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने उस जगह की व्हाइट वॉश कराई, दरवाजा खोला, सफाई वफाई कराई, उधर बच्चों का कमरा या टीवी लाउंज ऐसी कोई जगह बना दी थी। उसके बाद से वाकयात होना शुरू हुए। कभी मेरी किसी खाला को कोई नजर आता, कभी किसी के साथ कुछ होता। उन्होंने, मेरे नाना ने कबूतर पाले हुए थे, सुबह उठते
तो कबूतरों के पिंजरों में खून ही खून होता और एक कबूतर भी नहीं मरा होता। फिर मेरी नानी के भाई उन गांव से आए, उनको आदत थी चारपाई पे बाहर सहन में सोने की, तो वो वहीं सोया करते थे। 2-4-5 दिन के बाद जब नाना और नानी सुबह सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि चारपाई पे मेरी नानी के भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है। कोहराम मच गया, क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर, पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के अंदर किसी की डेथ हुई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये साफ लिखा गया कि जो भी चीज थी, जिसने भी इनको मारा है, उसने गला घोट के मारा है और उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इंसानों से मैच नहीं हो रहे। बाद में उस जगह को खाली करना पड़ गया। उसके बाद फिर एक और फैमिली आई उधर रहने, जो कि हमारे रिश्तेदार थे। उनके साथ भी एक हौलनाक वाकया हुआ, जिसके बाद उस जगह को हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया गया। अब पता नहीं उसको तोड़ा गया या उसको रेनोवेट कराया गया, क्या किया मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था कि ये होता है, होता आया है। खैर, आप लोग हमें अपने वाकयात ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप लोग ईमेल नहीं करना चाहते और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें मोबाइल के थ्रू और हमें ईमेल कर दें official.minhajaliaskari@gmail.com पे। वो तमाम लोग जो अभी YouTube पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वो जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चला जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं अली बात कर रहा हूँ कराची। जी अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी अली, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? पहले ये बताएं मुझे। जी यकीन भी रखता हूँ, और मेरी अपनी फैमिली में भी कुछ लोगों के साथ और आसपास के लोगों के साथ भी वाकये हो चुके हैं। अच्छा, बताएंगे कि क्या क्या? बिल्कुल। हमारी जो नानी का घर था वहाँ मतलब नानी के जो पड़ोस में जो लोग रहते थे, पहले का आपको पता होता था कि काफी लोगों में मिलना जुलना बहुत होता था। तो हमारी नानी का जो घर था, मतलब दरवाजा ऐसा कि 24 घंटे खुला रहता था, तो जो पड़ोस के लोग थे उनका आना जाना काफी लगा रहता था। तो जो उनकी जो पड़ोस में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी बचपन में, मतलब उनके घर के बच्चे हम लोग के साथ ही खेला करते थे। तो वहाँ पे एक लड़की रहती थी, तो वो बेसिकली मतलब हम सब हमारी भी मतलब जो वो बहनों की तरह थी। सही। तो उनकी जब शादी हुई थी तो वो अपनी सास की यहाँ एक रात को रुकने के लिए गई थी। उनके ससुराल में किसी की शादी चल रही थी। तो अब घर में काफी रश चल रहा था, तो उसकी वजह से उनको एक कमरा दिया गया था वहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन उस कमरे में मतलब बोलते थे कि वहाँ पे जो ना वो साया था। सही। तो अब उन्होंने उस बात को थोड़ा सा लाइटली लिया और वो अपने हस्बैंड के साथ उसी कमरे में उन्होंने स्टे कर लिया। तो अब वो रात में तो कुछ ऐसे वाकयात हुए नहीं, लेकिन 1-1.5 हफ्ते के बाद उनके हस्बैंड ने जो है उस लड़की की जो है वो कुछ बिहेवियर में और एटीट्यूड में काफी चेंजेस नजर आना शुरू हुए। जैसे उनके मियां में? नहीं, उनकी वाइफ में। हाँ, मतलब वो खाना काफी जो है वो अजीब तरीके से खा रही थी। मतलब अगर वो फिश खा रही है तो साथ में मतलब कांटे भी खा रही है और हड्डियां भी खा रही हैं और काफी मतलब अजीब तरीके से खाना खा रही है और सब। तो पहले उन्होंने नॉर्मली जो है वो डॉक्टर को जाके दिखाया, तो डॉक्टर को उसकी कोई खास वजह जो है वो समझ नहीं आने लगी।
तो उन्होंने फिर उस चीज को थोड़ा सा अपने एंड से और जब इग्नोर कर दिया, उन्होंने बोला कि खुद ही ठीक हो जाए, मतलब उन्होंने उस चीज को जो है वो लाइटली लेना शुरू कर दिया कि ऐसे कोई जिन्नात विन्नात तो उनको उस तरफ जहन गया नहीं उनका। तो फिर मजीद वाकया जो वो बिगड़ने लगे कि मतलब रात में एकदम से कभी मतलब आवाज का चेंज होना और फिर एकदम से ठीक हो जाना, और मतलब कि एक भारी सी चीज को उठा लेना कभी बहुत ज्यादा, और एटीट्यूड में मतलब एकदम से चेंज हो जाना। तो उनसे फिर उनको फिर ऐसा लगा कि उनकी सास ने भी बोला, मतलब उनकी वालिदा ने उनको बोला कि इसको किसी आमिल को दिखाते हैं। तो आमिल को जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई इनके ऊपर जो है किसी चीज का साया है, वो किसी मतलब जो है वो जिस जगह पर उन्होंने स्टे किया था वहां पे ऐसी कोई चीज थी जिनका साया उनके ऊपर आ गया था। सही। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रॉपर उस आमिल से उसका इलाज नहीं करवाया। उनकी जो सास ने उनको दोबारा उस लड़की को अपनी वालिदा किया, मतलब हमारी नानी के पड़ोस में ही छोड़ दिया अल्लाह के, कि भाई हम रिश्ता विश्ता मतलब उन्होंने फौरन सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो फिर उन लड़की की वालिदा ने उसका मतलब प्रॉपर फिर इलाज करवाना शुरू करवाया एक आमिल से। तो हमने भी उसकी तबीयत देखी थी, हम लोग भी जब जाते थे नानी के यहाँ तो एक कमरे के अंदर उसको मोस्टली इसको कमरे के अंदर जो है वो बंद करके रखते थे, और उसकी जो है वो कमरे के अंदर से जो है वो चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती थी, और काफी खौफनाक काफी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती थी। तो फिर एक आमिल को बुलाया था, तो उन्होंने क्या किया कि एक जो ना वो काली मुर्गी को लेके उसको जो है वो ज़िबा किया, और उसका जो खून होता है ना वो उस लड़की के मतलब चेहरे पे और सब जगह पे वो खून डाला। तो एकदम से जो है वो मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने मतलब उस आमिल के ऊपर हमला करने की कोशिश की। एकदम से वो चीज जो थी वो एकदम से जो है वो तैश में आ गई। तो उसके बाद उसके भाई ने, उसके 2 भाई थे, उन सब ने उसको पकड़ा और वो बिल्कुल ही मतलब जो है वो तैश में आकर, तो उस आमिल ने उससे पूछा कि तुम उसको क्यों नहीं छोड़ रही। तो उसने उसको बताया कि अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो उसका जो छोटा भाई है उसको अपने साथ लेके जाऊंगी, ऐसे मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उस आमिल ने उसके ऊपर मतलब जो है वो काफी जो है वो पढ़ाई वगैरह करी। तो कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत जो है वो रिकवर होने लगी। अच्छा। वो ठीक होने लगी वो, और लेकिन अंदर ही अंदर से ना मतलब उसकी जो वो जो कैफियत थी वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर से वो इतनी बीमार हो गई, मतलब खत्म हो गई थी अंदर से। वो कोई थोड़ा सा काम करके थक जाती थी, सीढ़ी 2 कदम नहीं चढ़ पाती थी। तो इन दी एंड मतलब वो चीज जो है वो खत्म होती गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर वो दोबारा चीज जो है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई। और थोड़े टाइम बाद जब वो चीज दोबारा जो है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हुई तो फिर उस लड़की का जो है विदिन 2 to 3 डेज उस लड़की का इंतकाल हो गया। अच्छा। और जो इंतकाल हुआ वो डॉक्टर्स ने क्या उसकी वो बताया रीजन? डॉक्टर को उनके घर वालों ने जो है वो दिखाया नहीं, क्योंकि उनके घर वालों को मतलब पता ही था कि जिस रीजन से उनका इंतकाल हुआ था वो रीजन सामने ही था, क्योंकि दोबारा उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई थी। क्योंकि वो आमिल ने भी कहा था, उसने कहा था कि या तो जब वो बात कर रहे थे उससे जो भी मतलब था जो थी जिन, वो ये बोल रही थी कि या तो मैं इसके छोटे भाई को अपने साथ लेके जाऊंगी या फिर इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, उन दोनों में से किसी एक का कहा था उसने। तो खैर उसने जब वो पढ़ाई वगैरह करी थी तो फिर वो चीज सही हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा वो चीज वापस आ गई। तो उनको जब दोबारा फिर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो फिर उसकी डेथ हो गई। तो मतलब एक तरह की अगर सडन डेथ होती तो वो शायद लेके जाते डॉक्टर के पास, लेकिन सारी वजूहत उनके सामने थी इस वजह से। और ये प्रिसाइसली उस कमरे में रहने की वजह से हुआ? हाँ, क्योंकि उस कमरे के अंदर वैसे भी था कि वहाँ पे जो है वो साया वगैरह है। उस कमरे में नॉर्मली कोई जाता नहीं था। दिन के टाइम पे किसी को कोई काम हो गया तो हो गया, लेकिन रात वहाँ पे कोई स्टे नहीं करता था। मोस्टली वो कमरा जो है वो बंद ही रहता था। लेकिन जिस टाइम वो अपने ससुराल में रुकने के लिए गई हुई थी, वहाँ पे जो है उस टाइम पे कोई शादी चल रही थी या कुछ ओकेजन चल रहा था, तो घर में काफी रश था। तो अब वो किसी को जो है वो बगैर बताए रात के टाइम पे उठ के दोनों मियाँ बीवी उस रूम के अंदर चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे रूम के सोने में काफी जो है वो जगह काफी कम हो रही थी। सही है, मैं समझ गया। सही है। तो उस वजह से वो रूम उसमें वो चले गए थे उस रूम। और ये अली ये कराची का ही वाक़या है? जी, ये बिल्कुल जो है कराची का ही वाक़या ये वाला। और आई गेस उन लोगों का जो घर जो था वो करीमाबाद की साइड पे कहीं पे था।
अच्छा, और कितना पुराना कुछ आपको पता है? ये कोई अभी रिसेंट टाइम की बात है या नहीं, रिसेंट का नहीं है। इस वाकये को हो गए तकरीबन कुछ 15 साल। और वाकया शेयर करने का आपसे मकसद भी ये है कि हालांकि वो हमारी नानी के पड़ोस में वो रहती थी, लेकिन हम मतलब ये कि हालांकि मैं उस वक्त था कुछ 10-12 साल का, और उसकी शादी की एज थी, लेकिन बॉन्डिंग ऐसी थी कि मतलब वो हमारी भी जो है वो बड़ी बहनों की तरह ही थी। तो काफी अफसोस भी हुआ था उनके इंतकाल का इस तरीके से, और वो भी इस तरीके से जब होता है तो फिर जाहिर सी बात है और ज्यादा वो अफसोस। तो आपने देखा था उन खातून को? आपको याद है कोई मेमोरी? जी, मैंने उन खातून को देखा था जब उनकी तबीयत, जब मालूम पड़ा था कि ऐसा उनके साथ वाकया हुआ है, तो मैंने उनको तब देखा था जब वो ठीक हो गई थी। जब वो 1-2 हफ्ता मतलब जो ठीक रही थी तो हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। तो मुझे याद है कि जब मैं अपनी नानी की बिल्डिंग में एंटर हो रहा था, नहीं, मैं अपनी नानी की बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो वो बिल्डिंग में एंटर हो रही थी। तो उनकी वालदा से और वो दोनों साथ थी, वो दोनों। तो मेरी सलाम दो हुई तो उन्होंने बोला कि मैं उनकी वालदा जो उनको एक मजार से लेके आ रही थी वापस। सही। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था। 2nd फ्लोर पे हमारी नानी का घर था, वो उनके पड़ोस में रहती थी। तो मैं वो सामान लेके तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया हूँगा, और वो इतनी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मैं तकरीबन 20 मिनट तो मुझे कंफर्म लगे होंगे, और वो सिर्फ 1 फ्लोर की सीढ़ी चढ़ी थी, वो उनसे सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही थी। इतनी मतलब वो निढाल हो चुकी थी अंदर ही अंदर से। वो उस चीज ने इतना उनको अंदर ही अंदर से निढाल कर दिया था कि जितने टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसी हरकतें करती थी कि रूम में बंद करके रखा हुआ था उनको 24 घंटे, खुद को नुकसान पहुंचाना, दीवारों पे सर मारना, अजीब अजीब सी हरकतें करनी थी। तो अंदर ही अंदर काफी हद तक वो जख्मी हो चुकी थी बहुत। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मिराज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी जैसे इन कॉलर ने, अली ने ये वाकया बताया, एक मेरे दोस्त हैं, उनकी वाइफ जो है वो पीस जिसमें ये हाली रोड है उधर रहती हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो और मजीद नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन मैं उनके घर, उनकी छत पे जाके हम लोग बैठे रात को, तो उसने मुझे बताया कि यार देखो हमारे घर में ना एक यहाँ पे वाकया होता है, एक सीन है। मैंने कहा क्या सीन है? कहते हैं हम लोग वो ऐसे हाली रोड पे आपने देखा होगा घर बने हुए 1000 गज के ऊपर उन्होंने 6-6, 7-7 अपार्टमेंट्स छोटे छोटे बना दिए। तो कहते हैं हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और कहते हैं कि हमारे 3-4 ऊपर फ्लोर्स पे घर बने हुए तो लोग रहते हैं, और ये बचपन से वहां रहती हैं। कहती है कि हमारी दोस्त हुआ करती थी, बचपन में हम लोग खेला करते थे, अचानक से वो 15-16 साल की उम्र में गायब हो गई। गायब ऐसी के घर से बाहर ना निकले। तो हमें होता था कि यार हो सकता है पढ़ाई वगैरह कर रही हो, ये हो फलाना। फिर 5-6 साल गुजर गए तो वो कभी कभी नजर आती, कभी नजर नहीं आती, ये होता वो होता। अब हमारी दोस्त की शादी हो गई और हमारे दोस्त से हुई, तो वो बेसिकली मेरी भाभी है, तो वो ये वाकया सुना रही है। अब वो मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैं एक दिन शादी के बाद रात को छत पे आया सिगरेट पीने के लिए, कोई 2-3 बजे के टाइम। तो कहता है मैं सिगरेट पी रहा हूँ एक जगह पे खड़े होके, और बहुत बड़ी सी छत थी। तो कहता है कि मुझे अपनी कॉर्नर ऑफ द आई ऐसा फील हुआ जैसे कोई कोने पे दीवार के बैठा है। कहता है मैंने गर्दन उधर घुमाई तो सामने एक औरत, लड़की एक्चुअली, जमीन पे बैठी है, और उसके पूरे बाल जो हैं वो आगे की तरफ पड़े हुए हैं, और बस वो एक जगह देखे जा रही है, जमीन की तरफ। ये भी नहीं कि आसमान पे देख रही हो या इधर उधर देख रही हो। कहते मुझे हुआ कि हो सकता है भाई शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो होगा कोई अपार्टमेंट वाला। मैं अपनी सिगरेट पीता रहा। क्या थोड़ी देर के बाद फिर मैंने जब उस तरफ देखा तो अब वो लड़की मेरी तरफ डायरेक्टली देख रही, और कुछ नहीं करी, सिर्फ देख रही, बाल वैसे ही उसके पड़े हुए। कहते मैं जो हूं डरते डराते वापस नीचे आ गया। नीचे आया तो मैंने अपनी बेगम को बताया कि भाई ऊपर तो ऐसा कोई लड़की बैठी हुई है। तो उसने फिर
इनको वाकया बताया कि असल में ये लड़की के साथ हुआ ये कि 19-20 साल की उम्र में अचानक से ये किसी जगह गए और जब वापस आए तो लड़की का जो पर्सनैलिटी थी वो चेंज हो गई। रातों को लड़की के चीखने की आवाजें आती थी घर से, लोगों के घरों के नॉक करती थी रात को 2-2 3-3 बजे आके और अजीब और गरीब सवालात करती थी, अजीब हुलिये में होती थी। फिर बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि छत पे नजर आती है, छत पे भी ऐसे जो छत की दीवार है उस पे चलती भी नजर आती है। यहां तक कि ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसके घर वालों को इसको लॉक करने लगे और टिल डेट वो बच्ची, वो लड़की, अब तो उम्र में 30-35 साल हो गई होगी उसकी उम्र भी, वो अभी भी उसी अपार्टमेंट में, उसी घर में, उसी कमरे में लॉक्ड होती है। इंटरेस्टिंग बात उस वक्त हुई जब एक हमारे दोस्त हैं वो भी उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए ग्राउंड फ्लोर पे, और ये वो दोस्त हैं जो बिल्कुल भी जिन्नात विन्नात पे तो यकीन ही नहीं रखते और उल्टा मजाक भी उड़ाते हैं। कहते हैं कि मैं तो अब एक जनरल जैसे लोगों का होता है फिनोमेना कि यार होती होंगी ऐसी चीजें, लेकिन ये कोई इतनी ये नहीं है कि हर वक्त ही हो रही है, ये फलाना, लोगों का भी वहम होता है, इस तरह की डिबेट। तो कहते हैं मैं शिफ्ट हुआ रिसेंटली तो मुझे नहीं पता था कि ये चक्कर भी है इधर। कहते मैं अपने मेरे घर में रात को कोई मेहमान आए हुए थे मिलने मिलाने, तो वो जा रहे थे तो मैं अपने घर का कॉरिडोर का दरवाजा खोला उनसे खुदाफिज कहने के लिए। कह रहे मैं खुदाफिज करते करते, अब होता है ना आपके आखिरी कलमात होते हैं तो उसमें बात कर रहे होते हैं, तो कह रहे मैं बात करते करते ऐसी, मैंने वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, उसने ऐसी जो जब सीढ़ियां नहीं उतर रही होती तो रेलिंग के बीच में एक जगह होती है जिससे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब नजर आ रहा होता है। कह रहे ऐसे ही मुझे हुआ कि मैं ऊपर की तरफ देखूं तो मैं कह रहे मैंने रेलिंग के गैप से देखा तो कहते मेरी जान निकल गई। कहते वो लड़की जो थी वो डायरेक्टली उस रेलिंग के बीच में मुझे देख रही थी और मैं उसको देख रहा हूं, और कहते मुझे नहीं पता था ये चक्कर क्या। कहते मैं फिर अपने नॉर्मल बातें करने लग गया, हो सकता है कि देख रही हो भाई कोई। उसने कहा कि ओह लड़की खड़ी है, तो दोबारा से उसने नीचे कर ली नजर। फिर 2-4 मिनट बातें करते रहे, फिर देखा तो वो लड़की वैसी देख रही। जब इसने हमारे दोस्त से या भाभी से पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई इस लड़की के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, ये जिन्नात हैं इसके ऊपर। अब वो ये कहते हैं कि रोज रात को, और ये उसके बिल्कुल अपार्टमेंट के ऊपर ही रहती है हमारे दोस्त के, कहते हैं रोज रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं, और चीखने में भी ऐसी आवाज के 2-2 आवाजें, जैसे एक मर्द की और एक औरत की, और एक ही आवाज है ये, जैसे बात करते करते अचानक से औरत की आवाज निकल आती है और फिर मर्द की निकल आती है। तो ऐसे वाकयात हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, और एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं आपका शो बहुत पहले से सुन रहा हूं। अभी पिछले कुछ शोज स्ट्रीम सुन रहा था तो आपने उसमें किसी का वाकया शेयर किया था जो कि मरी का था। हम 2017 में नॉर्दर्न साइड पर फैमिली के साथ आउटिंग करने गए थे और जिस होटल की उस इंसिडेंट में लोकेशन बताई थी उसी सेम होटल में हम रुके थे। यहां तक कि वो वाकयात जो उन्होंने शेयर किए थे वही सेम वाकयात हमारे साथ भी हुए। हमारा बेड कोई बहुत जोर से हिला रहा था और रूम के बाहर से किसी बच्चे के बहुत तेजी से भागने की आवाज आ रही थी, जबकि रिसेप्शनिस्ट और हमारी फैमिली के उस होटल में अलावा कोई नहीं था। और रात को ऐसी आवाज आ रही थी कि कोई बहुत जोर से कोई चीज उठा के यहां से वहां फेंक रहा हो। हमने रात को जब कपड़े चेंज किए थे तो इतने थके हुए थे कि सारा सामान और बैग्स इधर उधर रख दिए थे, और जब सुबह जैसे ही उठे तो सारे बैग्स एक कॉर्नर में इस तरह रखे थे जैसे किसी ने गुस्से में फेंके हों। मैंने सबसे पूछा कि ये बैग्स इधर किसने रखे हैं, तो सबने मना किया कि हमने तो नहीं किया।
मैं ये ईमेल बहुत मेहनत के साथ कर रहा हूं क्योंकि मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है। हो सके तो इस वाक़े को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये याद नहीं कि कौन से मरी के होटल की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता हो उसका नाम तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जिनके बारे में मेरे शो में बताया जाता है और बहुत सारे लोग इस तरह के होटल्स होते हैं या जो भी जिसको कह लें आप, वो हमसे शेयर करते हैं। खैर 02134326676 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? वजिया नाम है मेरा। कौन? वजिया जी। वजिया कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक अपना वाकया शेयर करना था। अच्छा बताइए वजिया। हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ गोवा गए थे। अपनी किसके साथ? यूनिवर्सिटी के साथ? जी सही। तो वहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ गई थी, छोटी बहन के साथ। तो जब हम अगर गोरा का आप जाए ना तो उनकी मेन बिल्डिंग अलग है और जो उनके वॉशरूम हैं तो आपको एक डिस्टेंस चलते हुए जाना पड़ता है, वो दूर और वो थोड़ा पीछे की तरफ है। तो अब हम वहाँ पहुंचे थे तकरीबन दोपहर के 2 बजे। उस टाइम तो सब मतलब नॉर्मल था, लाइट शाइट सूरज सब निकला हुआ था। उसके बाद तकरीबन 7 बजे जब वो मगरिब हो गई और हमने वो अपना खाना वाना खा लिया, तो 7 बजे मैं और मेरी बहन ना हम लोग उस ट्रैक पे वॉशरूम जा रहे थे। उस ट्रैक में ना ये था कि दोनों तरफ खाई थी और ना कोई वो भी नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन। तो हम जा रहे, तो हम ना हंसी मजाक करते हुए जा रहे। हमने कहा कि हमें पता है कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और ना अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हंसते हुए हमने ये बोला और हम खैर वॉशरूम चले गए। अच्छा उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो कुछ नहीं हुआ और हम मतलब चले गए अपने कैंप हमारे फ्रंट में लगे हुए थे। तो अब उसके बाद फिर जो है 9 बजे हम लोग तकरीबन दोबारा गए। तो फिर हमने बोला कि हमने आप लोगों से बोल तो दिया है कि आप लोग अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, लेकिन ना बगैर नुकसान पहुंचाए कराएगा। ऐसे करके हमने दोबारा से उनको मुखातिब किया और ये आप लोग करें आप लोग तो फिर बगैर नुकसान के अपना एहसास दिलाएगा। और वजह ये आप लोग क्यों कर रहे थे? ऐसी मजाक में कर रहे थे। सही है। और हम 2 ही थे, मैं और मेरी छोटी बहन ही थे, हमारे साथ ना कोई और नहीं था। सही। तो अच्छा अब हम चले गए वॉशरूम। अब हम वापस आए, वही नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। फिर तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था जब बहुत ज्यादा सर्दियों के दिन थे। उस दिन जो है -4 था। नहीं तो ये कौन से टाइम की बात है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्या है? जनवरी था। अच्छा। और 2 साल पहले जनवरी 2000 हम लोग गए थे 18 में। सही है। तो अब क्या हुआ कि हम जो है तकरीबन 10:15 बजे, 10:30 का टाइम था, हम लोग वापस वॉशरूम जाने लगे ना, तो पीछे से एक हमारे लड़का आया और ना हमें बोला कि आप लोग ना यहाँ से जल्दी से क्रॉस कर जाएं। तो अच्छा हम लोग टोटल 350 लोग गए थे, ओवरऑल यूनिवर्सिटी के मिला के 350 लोग थे। हमने कहा कि भाई ये लड़के अपना कोई मजाक कर रहे होंगे ट्रूथ और डेयर का, और किसी को उन्होंने डेयर दी होगी, वो हमें बोलता हुआ चला गया। और वो आगे अच्छा लेडीज और जेंट्स के वॉशरूम ना बिल्कुल साइड बाय साइड थे। तो वो जाके अंदर जेंट्स में चला गया और लेडीज का पहले था, तो हम लोग इधर चले गए। अब हम लोग क्या हुआ कि वापस आ रहे ना जब उसी ट्रैक पे, तो यू वोंट बिलीव व्हाट वी एक्चुअली विटनेस। हुआ ये कि हम जा रहे और तकरीबन ना 3-4 फीट के फासले पे एकदम से राइट साइड पे ना आपकी खाई है, नीचे से कोई चीज ऊपर आई है, उसने छलांग लगाई है और ना उसकी जो बैक थी वो हमारी तरफ थी। सही। और अब हम लोग बोलते हुए जा रहे ना, बातें करते हुए जा रहे, एकदम से जब ऐसा हुआ ना तो मैंने उसको हाथ करके ना रोका। मुझे लगा कि सिर्फ मुझे नजर आ रहा है और उसको शायद नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बैक इन द माइंड ये चल रहा था और उस ट्रैक पे अंधेरा बहुत था। तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें ऐसी जगह है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड व्हेन वी हैव एक्चुअली इनवाइटेड देम तो वी वर नेचुरली एक्सपेक्टिंग। उसको मैंने हाथ से ना रोका के रुक जाओ,
अपनी अब बहन वो को? भी बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है और मैं भी बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है। वो तकरीबन 3-4 फुट का फासला था हमें। अब वो चीज इज स्टैंडिंग स्टिल इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, एंड इट वाज वेयरिंग अ वाइट शलवार कमीज विद अ ब्लैक शॉल, मतलब रैप्ड अराउंड इट। सही है। अब क्या हुआ कि उसने वहां पे वो 15 से 20 सेकेंड स्टिल वी आर वॉचिंग इट। उसने क्या करा, फ्रंट से अपनी जो शॉल है ना, जैसे लेडीज दुपट्टा उड़ती हैं, कि पीछे सर पे से डाला और एक साइड से पीछे फ्लिप कर दिया। उसने ये एक्शन किया और ना उसने चलना स्टार्ट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, एंड हमने एक दूसरे से पूछा कि तुमने ये देखा, क्या हुआ? तो उसने कहा हाँ। और फिर जब हमने उस डायरेक्शन में दोबारा देखा ना, वो काफी लंबा ट्रैक था और उस पर कोई भी नहीं था। हमने कहा कि अगेन मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी लड़के ने शरारत की हो या कोई लोकल हो वहाँ का। लोकल एग्जैक्टली। लेकिन मसला ये था कि इसकी जो हाइट थी ना, वो एग्जैक्टली ह्यूमन रेंज जो होती है ना जेंट्स की, ऐसी थी। अगर एब्नॉर्मली टॉल या शॉर्ट होता ना, तो हमारा ऑन द स्पॉट माइंड चला जाता। हम समझे कि कोई डाकू शाकू है। फिर हम आगे आए और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में हम लोग बिल्कुल घुल मिल गए। हमें किसी से कुछ बात नहीं की, लेकिन हम दोनों मतलब डर गए थे। फिर हम जब जा रहे थे वॉशरूम, तो हम लोगों ने लड़कों को ऐसे बोला था कि यार तुम लोग भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अब अंधेरा है तो इट्स नॉट सेफ। तो फिर वो कुछ नहीं बोला। हमने वापसी में जब हम लोग नेक्स्ट डे वापस आ रहे थे, फिर वैन में बात छिड़ी कि भाई हमने ऐसा विटनेस किया था, उसके बाद से हम लोग तुम लोग के साथ जा रहे थे। तो फिर उसमें एक लड़के ने बोला कि उस वॉशरूम के ट्रैक पे उसने भी किसी वाइट शलवार कमीज में उसने कोई शैडो देखा था। तो वो लेकिन उसने उस ट्रैक पे नहीं देखा था, साइड पे झाड़ियां थी वॉशरूम के ऑपोजिट वाले एरिया में। तो उसने कहा मैंने वहां देखा था, और वो कह रहा था मैं भी उस टाइम अकेला था और ऐसा मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था। तो फिर हम लोग श्योर हो गए थे कि कुछ गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि फिर हमने एनालाइज किया कि इफ समथिंग इज जंपिंग फ्रॉम द डाउन साइड ऑफ द हिल, वो आके बिल्कुल बैक फेस करके आपकी तरफ खड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस तो होगा। और वो चीज बिल्कुल ही एक चुटकी में नीचे से ऊपर आई है, बिल्कुल स्टिल, और उसकी बैक हमारे पास इंस्टेंट में फेस कर रही है। और वजह मुझे बताइएगा कि जब वो मतलब आप कह रही हैं कि वो पहाड़ी चढ़ के ऊपर आ गया ना, जो भी थी जी, तो वो जो पहाड़ी से जब ऊपर चढ़ रहा था, तो आपने उसको पूरा जमीन से ऊपर आते हुए देखा या फिर बस आपके सामने पहाड़ी? नो, इट डिडंट क्लाइंब, इट जंप्ड। मतलब आपके छलांग जमीन से छलांग मारी। कितने फीट तकरीबन वो पहाड़ी कितने फीट ऊंची है? वो तकरीबन होगी 10 से 12 फीट होगी। तो वो तो पहाड़ी ना हुई, वो तो चट्टान हुई ना फिर तो। सही है। तो 10 से 12 फीट छलांग? नहीं, सॉरी, आई एम टेलिंग यू लेसर। मेरे ख्याल से वो ज्यादा होगी ना। हैव यू बीन टू गोरख? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक से गया अभी तक। आप अगर उसकी पिक्चर्स यूट्यूब वो करें ना, मैं देखा है, मैंने वैसे तो देखा है मैंने बहुत फिर आपको पता चल जाएगा। इट वाज़न्ट अ ह्यूमन रेंज टू जंप फ्रॉम सच अ डेप्थ। नहीं, असल में मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसी जो मेरी आदत है ना हमेशा एक पॉसिबिलिटी निकालने की कि हो सकता है कि वहां का लोकल हो। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जब मैं ये मरी गया था ट्रिप पे, तो मैंने वहां पे लोगों को पहाड़ों से ऐसे उतरते देखा था जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर उतरते ना पर्र करके, तो वो आराम से ऐसे उतर गए और ऐसे ही चढ़ भी गए। ये नहीं कि उससे उतरते वक्त उनकी स्पीड तेज हो, चढ़ते वक्त भी ज्यादा तेज थी। वी वर श्योर कि ये कुछ एबनॉर्मल था, क्योंकि उसने कोई भी ना सिर्फ एक शॉल लपेटने से बंदा कोई -4 का टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकता। व्हाट वी थॉट। अब देखें क्या हो सकता है, वो तो नोबडी नोज व्हाट एक्चुअली इट वाज। चलें, लेकिन ये गोरख हिल के बारे में बड़ा मशहूर है। वहाँ पे स्पेशली बेनजीर पॉइंट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि एक्चुअली असल गोरख हिल का व्यू पॉइंट जो है वहां से आता है। जी, वहाँ भी गए थे हम। तो गोरख हिल का तो बहुत मेरे पास वाकयात आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, वो एक म्यूजिक फेस्टिवल भी होता था एक जमाने में, जब तक ये पेंडेमिक नहीं हुआ था। तो वहाँ पे एक म्यूजिक फेस्टिवल होता था, तो सारे म्यूजिशियंस वहां जाते थे और उन लोगों के साथ अजीब अजीब वाकयात हुए हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वजिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
खैर, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़े की तरफ बढ़ता हूं, जो कि एक हमारे दोस्त हैं उनके साथ पेश आया। वो यहाँ कराची में नहीं हुआ, ये वाक़या उनके साथ लाहौर में पेश आया। थोड़े अरसे पहले वो कराची से लाहौर शिफ्ट हुए, उनका बिजनेस है तो वहां पे ज्यादा उसके काम है, तो वो वहां चले गए अपनी फैमिली के साथ, वो उनके अम्मा अब्बा और 3 भाई। तो जो कराची वाले होते हैं वो जब किसी और शहर जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरे शहर में रहना। उनके साथ भी ऐसे ही होता, बोरियत होती, नए दोस्त नहीं बनते, मुश्किलात जो होती है नए शहर में जाना। तो उन्होंने, अपने भाइयों ने डिसाइड किया कि वो तीनों ही जो है शाम में एटलीस्ट अपना गली में ही क्रिकेट खेलेंगे। तो वो अपने घर के आगे ही क्रिकेट खेलते थे। एक घर था उनके घर के 2 घर आगे, तो वो क्रिकेट खेलते और उस घर में बॉल चली जाती, तो थोड़ी देर के बाद उसी घर से वो बॉल जो है वापस कोई बाहर फेंक देता था। तो ये लोग शुक्रिया अदा करके वापस चले जाते। फिर ऐसा होता कि 3-4 दिन के बाद फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर शॉट मारा, बॉल चली गई। उन्होंने बैल बजाने ही गए, बैल बजाई भी नहीं कि किसी ने बॉल बाहर फेंक दी। बड़े शुक्रिया करते हुए, जैसे होता है इंसान थैंकफुल होता है किसी के लिए भी। अब ये लोग की तरह मोहल्ले में दोस्तियां आना शुरू हुई। जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं लड़के, तो फिर आसपास के लोग भी आते हैं, लड़के आते हैं, क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो 2-2.5-3 हफ्ते के अंदर वहां पे इनकी बड़ी अच्छी दोस्तियां हो गई सबसे। अब ये जब भी क्रिकेट खेलें और जो वहां के इलाके के लड़के थे वो इनसे कहें कि यार ये सामने जो घर है ना, इससे जरा आगे होके क्रिकेट खेलो, तो ये कहते कि क्यों, ऐसा क्या है? कह रहे बस इस घर से दूर रहो। तो कहते यार क्यों दूर रहो, हमसे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या मसला है? कहते ये घर जो है कहा जाता है हॉन्टेड है। तो कहते हैं क्या मतलब हॉन्टेड है? कह रहे ये घर काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है और इधर कोई रहता नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग हैं जो हमेशा इस घर से आते और जाते नजर आए हैं। ये तीनों भाई अजीब हो जाते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, आते जाते नजर आते हैं लेकिन रहते नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे तो 3-4 दफा हमारी बॉल जा चुकी है, हम क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल चली गई, और कहते हैं कि बॉल किसी ने फेंकी है। तो ये लोग भी, जो मोहल्ले वाले लड़के थे, ये भी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, घर तो खाली है। तो फिर इन तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि यार तो ये मोहल्ले वाले हमसे मजाक कर रहे हैं क्योंकि हम नए आए हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्रिकेट खेली और बॉल जो है ना फेंकी। वैसे ही वो एक भाई जो है गेट तक गया, बेल बजाने से पहले ही किसी ने बॉल वापस बाहर फेंक दी। अब इन तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम जो है ना दोबारा बॉल फेंकते हैं और छलांग मार के अंदर चले जाते हैं फौरन ही। इन्होंने बॉल फेंकी है, कह रहे हैं छलांग लगाई है हमने, और हम देखकर परेशान हो गए कि अंदर वो घर ऐसा बेबान बंजर जैसे कई सालों से बंद हो। उस घर के अंदर का जो गेट था वो ऐसा था जैसे कई हजार सालों से बंद हो, उस पे इतने जाले। कहते हैं अभी हम लोग उस घर से ये देख ही रहे थे कि यार ये क्या चक्कर है। तो उनको एक भाई ने कहा हो सकता है यार कोई चौकीदार रहता हो। तो वो होता नहीं घरों के, आप पहले मेन गेट से अंदर घर में दाखिल होते हैं और फिर गार्डन होता है, गार्डन के साइडों में जगह होती है जहाँ पे यूजुअली सर्वेंट क्वार्टर्स बने होते हैं। कहते हैं एक भाई ने राइट साइड पे और दूसरे भाई ने लेफ्ट साइड से झांका तो वो जगह भी बिल्कुल वैसी थी जैसे वहां पे कोई नहीं रहता। आगे तक गए, सर्वेंट रूम था, खाली पड़ा हुआ था। कहते हैं ये लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या है। ये लोग फौरन वापस घर फैलांग के बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो फिर किसी ने बॉल अंदर से वापस इनको फेंकी है।
उसके बाद से उन्होंने उस गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दी। ये अभी रिसेंट कोई 5-6 महीने पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी हुआ है उनके साथ। और इलाका जो है वो आई थिंक डिफेंस फेज ब्लॉक H ऐसे कुछ है, N वहां पे नेशनल हॉस्पिटल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिफेंस में उसकी तरफ है। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी नई जगह आप जाते हैं तो फौरन ही उस जगह को जरा समझने के लिए टाइम लगाएं, जरा उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके इर्द गिर्द क्या है। जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारा बैठ के प्रोग्राम सुन रहे होंगे अपने कमरों में, उनको लग रहा होगा कि वो अकेले हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है आप कमरे में अकेले ना हो सकता है कि कोई और भी हो उस कमरे में मौजूद जिसमें बैठ के आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। कोई ऐसी मखलूक जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकती है। शायद उस पर्दे के पीछे, या उस दरवाजे के पीछे, या आपके बेड के नीचे। लगती तो ये सारी कहानियां झूठी हैं, सच उसी वक्त होती हैं जब खुद के साथ पेश आती है। जाते जाते हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिले। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस मखलूक का मजाक मत उड़ाएं। आप नहीं चाहेंगे कि मजाक मजाक में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि खुद मजाक बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।